हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक फुल लेंथ टेस्ट का फुल सॉल्यूशन जो कि एडुटेरिया का है 2025 आगामी परीक्षा जो हमारी बीपीएससी है 71 उसके लिए। बिना समय के बाद स्टार्ट करते हैं हम आज के अपना पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी के निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हैं। इस क्वेश्चन का तात्पर्य यह है कि हर्षवर्धन की जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका सोर्स क्या है। इसमें दे रखा है कि संस्कृत नाटक रत्नावली, फाहियान का यात्रा वृतांत, भांसखेड़ा का शिलालेख। तो इन तीनों में से कौन से ऐसे हैं जिनसे हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। तो रत्नावली से और भांसखेड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, हर्षचरित जो है वो रत्नावली और उनके शासनकाल के दौरान जारी वंशखेड़ा शिलालेख दोनों ही हर्षवर्धन के काल में लिखित हैं। तो इससे हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। जबकि फाहियान जो है वो एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। इस वजह से ये ऑप्शन बी एलिमिनेट करने से हमें ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट हो जाएगा, जिससे हमें आंसर ऑप्शन सी मिलेगा। ओके, तो ये याद रखेंगे, हमें हर्षवर्धन की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलती है, रत्नावली से और बांसखेड़ा शिलालेख से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो इसमें 4 दे रखा है, पुरातात्विक उत्खनन, ताम्रपत्र लेख, शिलालेख या धार्मिक ग्रंथ। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा पुरातात्विक उत्खनन। जो हमने पुरातात्विक उत्खनन किया उससे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। ओके, सो कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि हड़प्पा सभ्यता को कौन से हिस्ट्री के फेज में रखा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है। थेरी गाथा, अचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग या वृहत कल्प। तो इसका आंसर हो जाएगा थेरी गाथा, ऑप्शन ए। यह जो है यह जैनों से संबंधित नहीं है, क्योंकि थेरी गाथा है वह बुद्ध सेक्ट से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आरंभिक बौद्ध भिक्षु थे उनके द्वारा ये लिखी गई एक कविता का संग्रह है। थेरी गाथा क्या है, जो बौद्ध भिक्षु थे उनके द्वारा लिखी गई एक कविताओं का संग्रह है। ओके, और ये कौन सी लैंग्वेज में है, तो पाली में। जो जितने भी बुद्ध के जितने भी साहित्य होंगे वो सभी पाली लैंग्वेज में होंगे, जबकि जैन के जो साहित्य होते हैं, ओके, तो ये आप याद रखोगे। बाकी जो 3 दे रखे हैं, आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांक और वृहत कल्प, ये सभी जैन धर्म से संबंधित है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य काल में विनिमय का माध्यम क्या था। तो जो मौर्य काल में विनिमय का माध्यम था वह था पढ़। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मौर्य काल में विनिमय यानी जो हम एक्सचेंज करते थे, विनिमय जो चीज़ों को देकर दूसरी चीज़ों का हम विनिमय करते थे, क्रय विक्रय, वो होता था पढ़ के नामक चांदी का सिक्का होता था। जो पढ़ होता था उसे चांदी का सिक्का कहा जाता था। ओके, और यह पंचमार्क सिक्कों का एक साम्राज्य जिसके थ्रू हम व्यापार करते थे। ओके, और दिनार और चूड़ी जैसे अन्य विकल्प मौर्य काल की प्राथमिक मुद्राएं नहीं थी। तो जो इसमें दिनार दे रखा है और चूड़ी, वह मौर्य काल की प्राथमिक मुद्राएं नहीं थी। और गाय पहले की वस्तु विनिमय प्रणालियों से अधिक जुड़ी हुई थी। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पढ़, जो कि चांदी का सिक्का माना जाता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डाईमेकस। जो डाईमेकस है वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी विल बी राइट आंसर। बाकी इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सिकंदर महान ने लगभग 327 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ओके, और इसके साथ कौन कौन आया था, नियाकर्स, ऑनिस्टिक्रिस्टस, एरिस्टोबुलस, ये सभी जो थे वो सिकंदर के साथ आए थे। जबकि उसके भारतीय अभियान के दौरान सिकंदर के साथ आए थे। जबकि जो डाईमेकस है वह राजदूत था। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। नंबर 6 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा स्थल भारत में स्थित नहीं है। इसमें 4 स्थल दे रखे हैं हड़प्पा के, अमरी, मिताथल, बनावली और हड़प्पा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो 2 और 3 है यानी मिताथल और बनावली, ये दोनों हरियाणा में पड़ते हैं। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बाकी जो अमरी और हड़प्पा है, यह दोनों जो पाकिस्तान में पड़ते हैं। जो आमरी है वो पाकिस्तान में ही स्थित है, हड़प्पा पंजाब में, जो पाकिस्तान में पंजाब पड़ता है वहाँ पे स्थित है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। और जो मिताथल है वो अभी हाल में ही खोजा गया है, इस वजह से ये क्वेश्चन न्यूज़ में है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना करी। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें हो जाएगा कोकलम प्रथम। इसका आंसर हो जाएगा कोकलम प्रथम ने कलचुरी राजवंश की स्थापना करी और यह 845 ईस्वी में करी थी, जो कि वर्तमान के मध्य प्रदेश में पड़ता है। ओके, और इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, त्रिपुरी। तो त्रिपुरी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और जो कलचुरी हैं वह चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। तो ये भी आप याद रखोगे साथ में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निजाम मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबकात ए नासरी पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नसरुद्दीन महमूद। जो मिनाजुद्दीन सिराज ने अपनी जो पुस्तक है तबकात ए नासरी, वह दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित की थी। उन्होंने इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक वृत्तांत में, जो महमूद का शासनकाल है उसके दौरान काजी के रूप में
करते हुए यह जो पुस्तक लिखी थी, तो पुस्तक का नाम भी सुल्तान के नाम पर लिख दिया था। इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायण की उपाधि दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को यह उपाधि दी थी, तो इसका ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और उसने जो रामचंद्र देव हैं वह देवगिरी का शासक जो कब से कब तक थे, 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। उसके बाद जब जैसे ये सुल्तान के अधीन आए तो रायन की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है राजाओं का राजा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किया गया है। चकला का अर्थ क्या होता है? तो ये जो चकला का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है यह सूबा और परगना के बीच एक क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार का पर्यवाची नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, चकला। और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है ओके स्टेट पीसीएस में, तो इसका आंसर हो जाएगा यह सूबा और परगना के बीच की इकाई थी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रशासनिक इकाई है वैसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः लागू किया था? तो औरंगजेब ने जो जजिया कर है वह 1679 में पुनः लागू कर दिया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे औरंगजेब, और किसने लगाया था ये कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। जजिया जो कर है किसने इसको एबोलिश किया था और दोबारा इसकी औरंगजेब ने लगाया है, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। ओके, सो कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि जजिया कर किसने लगाया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 1920 की खिलाफत समिति की बैठक किस शहर में हुई थी, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था? तो यह जो हुई थी वह इलाहाबाद में हुई थी। 1920 की खिलाफत समिति की जो बैठक है वह 1920 में हुई थी और इलाहाबाद में 1 से 3 जून के बीच में हुई थी। और उस बैठक में ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग के कार्यक्रम की घोषणा की गई थी और नेताओं और गांधी जी के सहयोग से आंदोलन के बीच औपचारिक गठबंधन को चिन्हित किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1920 की जो समिति की बैठक है वह इलाहाबाद में हुई थी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम 13 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास की घटनाओं का सही कालानुक्रम इंगित करता है? तो इसमें दे रखे हैं कुछ इवेंट, जैसे मार्लेमिंटो कौन पहले सुधार हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर अगस्त प्रस्ताव, जलियांवाला कांड। इसमें 4 ऑप्शन में दे रखे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैसे सबसे पहले हुआ, देखो इसको वैसे याद करने की मैंने ट्रिक अपने शॉर्ट ट्रिक मैंने करा रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उस वीडियो को देख लोगे, 6 से 7 मिनट की मैक्सिमम वीडियो है वो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मार्लेमिंटो सुधार, जो कि 1909 में हुआ था। ओके, इसके अलावा जलियांवाला बाग कांड हुआ जो 1919 में हुआ, फिर गांधी इरविन 1931 में, और अगस्त प्रस्ताव उसके बाद हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन ऐसे कई बार आते हैं। 1940 में हुआ था अगस्त प्रस्ताव। ओके, सो इस तरह से आप याद रखोगे, इनके जो डेट है वो आपको पूरी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किस स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। जिन्होंने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना करी थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित को क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऐसे क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर क्या इसमें दे रखा है, कुछ संस्थाओं के नाम जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक, अगस्त प्रस्ताव, आज़ाद हिंद फौज का गठन, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस। तो ये आपको सारी इवेंट आपको याद होने चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी। कब करी थी? 1939 में। तो ये कब करी थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? 1939 में। ओके, और जो मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? यह 22 दिसंबर 1939 को। कब? 22 दिसंबर 1939 को। ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है यह 1 मई को हुई थी, ये भी आप याद रखोगे, 1 मई को। ओके, 1 मई को 1939, और फिर 22 दिसंबर को क्या था? 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। फिर 8 अगस्त 1940 को क्या हुआ था? ब्रिटिश प्रस्ताव रखा गया था। ओके, और जो आज़ाद हिंद फौज 1942 में बनाई गई थी, आज़ाद हिंद फौज है वो मोहन सिंह द्वारा सिंगापुर में 1942 में बनाई गई थी, जिसकी कमान बाद में सुभाष चंद्र बोस जी को दे दी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 4 2 3, 1 4 2 3। ओके, 1 4 2 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत सरकार ने अकाल को रोकने और अकाल पीड़ितों की मदद के लिए अकाल संहिता कब लागू की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1883। ऑप्शन विल बी राइट आंसर। और जो इसका जो हेड था, जो अकाल कमेटी बनाई गई थी, उसके हेड का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, यानी अकाल आयोग जो बनाया गया था। ओके, उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। तो क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं हम। आफ्टर द ग्रांट ऑफ दीवानी इन 1765 AD, विच हिल्स ट्राइब डिड द ब्रिटिश फर्स्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद? तो जो दीवानी जो राइट्स आया था 1765 में, जो कि अंग्रेज़ों के पास चला गया था, तो कौन सी ऐसी ट्राइब है जिन्होंने प्रशासन का विस्तार के लिए विरोध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, खासी। 1765 के जस्ट बाद इन्होंने विरोध कर दिया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इन द ईयर 1932 द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वाज डिक्लेयर इलीगल बाय पासिंग वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, दैट ऑर्डर वाज?
जो 1932 के बाद ऑल इंडिया जो कांग्रेस कमेटी है उसको इलीगल पास कर दिया गया था। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलीगल यूनियन ऑर्डिनेंस। कौन सा, जैसे जनवरी 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तीव्र होने के दौरान जो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या किया था, इलीगल घोषित कर दिया था, यानी अवैध घोषित कर दिया था, जिसमें सबसे उल्लेखनीय अवैध संघ अध्यादेश था, क्या था, इलीगल यूनियन ऑर्डिनेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑल इंडिया दलित वर्ग महासंघ इन 1920 एडी। तो दलित वर्ग किसने बनाया था, तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दलित वर्ग से काफ़ी रिलेटेड थे, तो भीमराव अम्बेडकर, सी विल बी राइट आंसर उसके। अब कब बनाया था इन्होंने 1920 में इसकी फॉर्मेशन की थी, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, बाकी आप इसको याद रखोगे। आप लोग बहुत कंफ्यूज होते होगे, जैसे हरिजन संघ है और दलित महासंघ, तो देखो हरिजन संघ बनाया है गांधी जी ने, ओके, हरिजन संघ किसने बनाया है, हरिजन संघ तो गांधी जी ने, और जो दलित संघ वो किसने बनाया है, भीमराव अम्बेडकर ने। तो ये आपको दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस देखो, ऑप्शन में महात्मा गांधी सबसे पहले दे रखा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर वाज द बिहार कौमी सेवक दल फॉर्म्ड। तो बिहार में कौमी सेवक दल की फॉर्मेशन कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1921। बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी, 1921 में, जो कि बिहार राष्ट्रीय सेवक संघ कोर कहा जाता था उसको। और यह 27 नवंबर 1921 को सविनय अवज्ञा जब आंदोलन चल रहा था उस दौरान ये बनाया गया था। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज आर फॉर्म्ड टू गिव सजेशन रिगार्डिंग फेमाइन इन ब्रिटिश इन इंडिया। तो जो फेमाइन यानी जो अकाल के कारणों का अध्ययन करने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3, स्ट्रेची कमीशन, लॉयल कमीशन, मैकडोनल्ड कमीशन। तो ये तीनों ही इससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ओके, और जो स्ट्रेची आयोग है इसका नियुक्तकर्ता यानी अपॉइंटमेंट जिसने करी थी वो लिटन था, अध्यक्ष किसने करी थी, स्ट्रेची ने, रिचर्ड स्ट्रेची ने। ओके, इसकी अनुशंसाएं भी थोड़ी जान लो, यानी इन्होंने क्या सजेशन दिया था कि अकाल राहत संगठन की स्थापना की जाए और न्यूनतम निर्वाह आहार प्रदान करने का इसमें प्रावधान था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, इन विच वार मैसूर मराठा एंड निजाम ऑफ हैदराबाद जॉइंटली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश हु हैड डिसाइड टू स्टे अगेंस्ट द मुगल। तो ये कौन सा ऐसा वार था जिसमें तीनों एक साथ लड़े थे, ये क्वेश्चन पूछा इसने। तो ये था फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसके दौरान हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर मराठा और हैदराबाद के निजाम में शुरू में अंग्रेजों के खिलाफ संयुक्त गठबंधन था। ओके, हालांकि युद्ध के दौरान गठबंधन बदल गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर ऑफ न्यूज़पेपर रिलेटेड टू रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। इसमें हमें रॉन्ग पेयर फाइंड आउट करना है, तो इसमें दे रखा जमींदार जाफर अली खान, भवानी मंदिर, बरिंदर कुमार घोष, फ्री हिंदुस्तान, तारक नाथ दास, संध्या सचिंद्र नाथ सान्याल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी इसमें राइट आंसर है, क्योंकि यही जो ऑप्शन है वो इसमें अनपेयर दे रखा है, क्योंकि संध्या जो है वह एक बंगाली समाचार पत्र था, रिवोल्यूशनरी बंगाली समाचार पत्र था, लेकिन इसके जो संपादक थे, जो इसके फाउंडर थे, वो सचिंद्र सान्याल जी नहीं थे, वह थे ब्रह्मा बांधव उपाध्याय। ओके, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय थे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉर्ड मेयो। Mayo was the fifth viceroy of India. The first census in India was conducted during the reign of Mayo. He died on 8 Feb 1872 in Port Blair and was buried in Dublin. Mayo was the viceroy of India from 1869 to 1872. Which of the above statement are correct? इसने करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो इसका आंसर हो जाएगा तो ए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है इसमें वो फिफ्थ नहीं था, वो फोर्थ वाइसराय ऑफ इंडिया था, तो ये वाली स्टेटमेंट इसकी इनकरेक्ट हो जाएगी, और बाकी स्टेटमेंट 2, 3 एंड 4 विल बी करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमें मिलेगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है नई शिक्षा प्रणाली, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, भारतीय सैनिकों को अफगानिस्तान भेजना, भारतीय और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले कानून। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके कारणों में शामिल नहीं है पूछा इसने, तो जो डी ऑप्शन दे रखा है कि भारतीय और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले कानून, ये कोई कारण नहीं था जो जिसकी थ्रू जो 1857 की क्रांति हुई थी। बाकी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, नई शिक्षा प्रणाली और भारतीय सैनिकों का अफगानिस्तान भेजना, ये सभी तीनों कारण थे, सो दैट्स वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, ये कोई कारण नहीं था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 26 करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। इसमें कुछ सूची 1 में दे रखी है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड समय भारत के वायसराय कौन थे, 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, 1882 में गठित भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष, और सामने दे रखे हैं जैसे नाम लॉर्ड चैम्सफोर्ड,
मॉरिस ग्वार के, डब्ल्यू हंटर, सरोजनी नायडू। तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको एक भी इसमें पता होगा जैसे तो पहली भारतीय, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे क्योंकि अगर पहली भारतीय पूछेगा तो एनी बेसेंट हो जाती है, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। अगर वही क्वेश्चन पे पहली भारतीय महिला पूछता है तो सरोजनी नायडू हो जाती हैं। तो ए का 4 के साथ मैच करेंगे, ओके, ए का 4 के साथ मैच करेंगे। और जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उसके समय भारत के वायसराय कौन थे, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ए का 4 के साथ मैच करेंगे और जो बी का है वो 1 के साथ, क्योंकि जो जलियांवाला बाग के समय कौन था, चैम्सफोर्ड थे। क्योंकि आपको उस टाइम ये भी याद रखना है कि एक मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था 1919 में, इससे भी आपको ये चीज़ें याद रखती हैं, ओके। बाकी जो मॉरिस ग्वायर हैं वो 1935 में संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और डब्ल्यू जो हंटर हैं और वो शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष का बचाव किया था। ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा CR दास, जो कि पेशे से एक वकील थे। CR दास ने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष का वकालत की थी उन्होंने, उस मुकदमे से उन्हें बचाया था, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। हंटर आयोग की रिपोर्ट को किसने बेशर्म सरकारी लीपापोती का पन्ना दर पन्ना बताया। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने महात्मा गांधी जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो हंटर आयोग की रिपोर्ट आई थी उसको महात्मा गांधी ने लीपापोती का पन्ना दर पन्ना बताया, ओके। और हंटर जो रिपोर्ट है वो किसके लिए आई थी, आपको याद होगा, जो जलियांवाला बाग हुआ था कांड, उसमें जो जनरल डायर को जो ऑर्डर दिया गया था, जनरल ओ डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था, तो उस पर एक कमीशन बना था जिसे हंटर कमीशन कहते हैं, ताकि इसकी छानबीन करने के लिए। तो इसी को हंटर कमीशन ने जनरल ओ डायर को बेकसूर बताया था, तो इसीलिए गांधी जी ने इनको बेशर्म सरकारी लीपापोती का पन्ना दर पन्ना इस रिपोर्ट को बोला था, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो। और इसी ने इस रैयतवाड़ी जो ये प्रणाली है, इसको रैयतवाड़ी सिस्टम को इसी ने लाया था भारत में। पहले से थी लेकिन ये इसी ने, रैयत का मतलब होता है किसान, ओके। तो इसमें डायरेक्ट किसानों से डील करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 के अनुसार प्रकाशक के लिए सभी सामग्री को पूर्व सेंसरशिप निरीक्षण के लिए सरकार के सचिव को प्रस्तुत करना आवश्यक था। जॉन एडम्स के लाइसेंसिंग विनिमय 1823 के परिणाम स्वरूप राजा राममोहन राय को अपने मिरात उल अखबार का प्रकाशन रोकना पड़ा था। तो इसने पूछा है कौन सा स्टेटमेंट यानी कथन कौन सा सत्य है। दोनों कथन सत्य है। सेंसरशिप जो एक्ट आया था वो 1799 के अनुसार आया था, और उसमें जो भी आप प्रकाश यानी न्यूज़पेपर में आप जो इवेंट जो घटना सरकार के खिलाफ बोली जा रही है वो पहले वहाँ पे दिखाना पड़ता था, ओके। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए और दो दोनों सही है, तो आंसर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी के चलते राजा राम मोहन राय को अपनी अल अखबार जो उनका मिरात उल अखबार था उसका प्रकाशन रोकना पड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। अब ये साइंस का पोर्शन आ गया है। इसमें दे रखा है कि स्टाइलैग्नोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है। तो जो स्टाइलैग्नोमीटर है उससे हम सरफेस टेंशन मेजर करते हैं, यानी पृष्ठ तनाव, ओके, सरफेस टेंशन मेजर करते हैं। और जो गतिज शून्यता होती है उसको विस्कोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ओके। ऑप्टिकल गतिविधि को पोलारीमीटर जो होता है, ऑप्टिकल यानी प्रकाशीय सक्रियता को मापने के लिए क्या किया जाता है, ऑप्टिकल पोलैरीमीटर का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं हम। इसमें इसको इंग्लिश में ही करना बेटर होगा, ओके। सो क्वेश्चन नंबर हम 32 करते हैं। इसमें दे रखा है नेगेटिव एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो नेगेटिव यानी ऋणात्मक जो त्वरण होता है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण होता है, ओके, हिंदी में, वह अपोजिट डायरेक्शन में किसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, वेलोसिटी के, मोमेंटम के, डिस्टेंस के या फोर्स के। तो जो वेलोसिटी होती है, जो रफ्तार होती है, उसके अपोजिट में, आप इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, उसके अपोजिट में लगता है हमेशा नेगेटिव एक्सेलरेशन। जैसे आप कभी बाइक चला रहे हो, ओके, तो जब उसमें रेस देते हैं हम, जैसे बाइक आप कभी चला रहे हो उसमें रेस देते हैं, तो हम रेस को अपनी तरफ खींचते हैं और रफ्तार आगे भागती है। जैसे बाइक आगे भागेगी, ओके, और रेस को हम अपनी तरफ खींचते हैं। जितना हम ज़्यादा अपनी तरफ खींचेंगे बाइक और ज़्यादा उतनी तेज़ भागेगी। तो इस एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी इसको हम माइनस की तरफ कर रहे हैं तो वेलोसिटी हमारी प्लस में जा रही है, ओके। सो इस तरह हम इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि वेलोसिटी इसका राइट आंसर होगा, ओके। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑन विच प्रिंसिपल डोज अ पेरिस्कोप वर्क। जो पेरिस्कोप होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्शन, यानी हिंदी में परावर्तन, ओके, परावर्तन पे पेरिस्कोप वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द यूज टू मेक द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। जो कोर होती है ट्रांसफॉर्मर की, कोर यानी जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो पतली पतली परतें होती हैं, उसमें कौन से उसका जो कोर होता है जिसके ऊपर हम वायरिंग लपेटते हैं, वो कोर किस मटेरियल की बनी होती है, वो इसने पूछा है। तो वो क्या होता है, वो आपको याद रखना है। वो कहता है सॉफ्ट आयरन होता है, जिससे हम क्या करते हैं, जब भी उस पर हम
सॉफ्ट आयरन होता है जिस पे हम उस पर अगर हम वायर लपेटते हैं और जब उसमें से करंट जब हम उसमें जो करंट पास करते हैं तो क्या होता है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जिसकी वजह से पोटेंशियल जनरेट होता है वहाँ पे उसे। इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्ट आयरन। हार्ड आयरन हम नहीं करते हैं, हम हमेशा सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं क्योंकि जैसे ही करंट जाता है फिर वो नॉर्मल हो जाता है। ओके, तो दैट्स वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, सॉफ्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज, तो जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसका आंसर क्या होगा, इसका क्या इसने पूछा है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसन, वो क्या होती है, वेरी लो होती है, हाई होती है, या हाईली काइनेटिक होती है, हाईएस्ट होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ओके, काइनेटिक एनर्जी को हम कहते हैं हाफ mv², यानी ऐसी एनर्जी जो कोई वस्तु रेस्ट में है वो है। ओके, उसको काइनेटिक एनर्जी, ओके सॉरी, काइनेटिक एनर्जी वो है जो जैसे एकदम से हम कोई पानी है झरना, वो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत कम होता है, करीब शून्य के जो तापमान होता है, टेम्परेचर, वो शून्य। कंडेंसेट का मतलब आप समझ गए, जैसे जो हमारा काम करता है एसी, वो कंडेंसेट प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बिल्कुल शून्य के करीब होता है। ओके, और बोसान एक क्या है, क्वांटम स्टेज है बोसान, इसमें क्या होती है, चीज़ें बहुत कंडेंस हो जाती हैं, यानी संघनित हो जाती हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। विच कंडीशन इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू अ लिक्विड। सबसे बेस्ट जो कंडीशन क्या है, सूटेबल कंडीशन क्या है, जिसके दौरान जो एक गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका सिंपल सा है कि जब प्रेशर हाई होगा। ओके, जब प्रेशर हाई होगा और लो टेम्परेचर होगा। देखो सिंपल सा दिमाग लगाइए आप थोड़ा सा, जैसे कोई गैस है, ठीक है, गैस को क्या करेंगे, जितना ज़्यादा हम ठंडा करेंगे, ओके, और उस पर प्रेशर ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। वेरी सिंपल है वैसे तो, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ओके, जितना हम ज़्यादा नीचे टेम्परेचर में लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं हम। व्हाट इज द मैग्नेटिक नेचर ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल। जो डायामैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, नॉन फेरोमैग्नेटिक। तो इसने पूछा है जो मैग्नेटिक नेचर होता है वो कैसा होता है ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल का, पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, या फिर बोथ। तो इसका आंसर हो जाएगा निगेटिव, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एक डायमैग्नेटिक होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में जब उसको हम रखते हैं, यानी जब उसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो हमेशा ही कमजोर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, यानी विपरीत दिशा में, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक वीक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है वो। इसलिए क्योंकि उसकी जो संवेदनशीलता होती है वो बहुत कम होती है, सेंसिटिविटी जो डायमैग्नेटिक होता है उसकी बहुत कम होती है। ओके, सो दैट्स वाइज का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी निगेटिव। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। इफ अ स्फेरिकल मिरर इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स फोकल लेंथ। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जब भी किसी मिरर को अगर आप पानी में डालते हो तो इससे उसकी फोकल लेंथ पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, सो रीमेन अनचेंज होगा। ओके, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज मैक्सिमम एनर्जी। अब ये तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी किस में होती है, तो गामा रेज में होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसकी आपको एक शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा अपने शॉर्ट्स वीडियो में, आप देखेंगे। इन विच टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रो अकर ड्यू टू नेगेटिव होल्स वैकेंसीज। तो इसने पूछा है इन विच टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, कौन से टाइप के सेमी कंडक्टर में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर ड्यू टू नेगेटिव होल्स वैकेंसी। तो नेगेटिव होल्स वैकेंसी की वजह से देखो, एक तो इसका मैं बता देता हूँ, जैसे सबसे पहले होगा रेडियो तरंग, फिर माइक्रोवेव और विजिबल एंड यूवी रेज, एक्स रेज, और सबसे ज़्यादा होगा गामा रेज। ओके, सो हाँ, इसका क्या होगा कि इसका हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब भी हम पी टाइप के सेमीकंडक्टर में डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, निगेटिव होता है, और एन टाइप में पॉजिटिव होता है। ओके, ये आप याद रखोगे। ये जो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम जितना इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसमें अशुद्धि मिलाते हैं, ये एज ए वर्क करते हैं कंडक्टर की तरह। अगर इसमें हम ज़्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो यह सुपर कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं। ओके, सो ये आपको याद रखना है। सो क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। 1% सोल्यूशन ऑफ फिनोल इज क्या होता है। जो 1% सोल्यूशन होता है वो होता है डिसइंफेक्टेंट, यानी ये कीटाणुनाशक होता है। अगर 1% फिनोल का घोल होता है तो वो क्या होता है, कीटाणुनाशक। ओके, सो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे ज़्यादा इनमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी किसका है, म्यू जो कहते हैं, म्यू सबसे ज़्यादा किसका है, तो यहाँ पे होता है ग्लास का। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ग्लास का होता है, फिर बेंजीन का होता है, फिर पानी का होता है, फिर CO2 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू पायरेक्स ग्लास टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग। बोरेक्स मिलाया जाता है इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट सब्जेक्ट टू द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि मेंशन जो सब्जेक्ट मतलब पोजीशन के एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कलर ऑफ द एलिमेंट। इससे कोई मतलब नहीं होता कि कलर कैसा है उसका। जबकि वैलेंसी होती है, एटॉमिक साइज होता है, इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये होता है। ओके, तो ये तीन चीज़ होती है, लेकिन जो कलर ऑफ एलिमेंट है उससे कोई मतलब नहीं है कि उसको उसके अकॉर्डिंग
उसकी यह कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसके अकॉर्डिंग उसको एलिमेंट की टेबल में, पीरियोडिक टेबल में उसको कहाँ पर रखा जाए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। इसमें कुछ फ्यूल गैस दे रखे हैं और मेन कंपोनेंट दे रखे हैं उनको, जैसे सीएनजी के क्या है, कोल गैस, एलपीजी एंड वाटर गैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको मैच करना है। जैसे सीएनजी का क्या होता है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन एंड इथेन हाइड्रोजन। इसका सीएनजी का क्या होता है, जो मेन कंपोनेंट होता है मीथेन, इथेन एंड हाइड्रोजन होता है। ओके, बाकी एलपीजी का होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो सी का 2 के साथ मैच करेंगे, सी का 2 के साथ और ए का 3 के साथ। तो इस तरह से हमें आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन सी हमें आंसर मिल जाएगा। वैसे बाकी और भी देख लेते हैं, और इसका सी हो जाएगा। बाकी कोल गैस का क्या होता है, कोल गैस का हो जाएगा आपका बी का हो जाएगा 4 हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस का क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके, तो इस तरह से हमें आंसर सी राइट आंसर होगा इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। इसमें दे रखा है कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन प्रोटियम। तो प्रोटियम होता है, उसमें एक भी जो हाइड्रोजन का एक प्रोटियन मतलब आइसोटॉप्स होते हैं, उसमें जीरो होता है न्यूट्रॉन। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ओके, हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका आइसोटॉप 0 होता है, उसमें मतलब कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, उसके जो नाभिक होता है उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है सेंटर में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो ब्लू से याद रखोगे, जो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है वो क्या होता है, वो होता है यहाँ पे विनेगर जो होता है वो ब्लू को रेड कर देता है। और इसको बेस मतलब ये बेस की कैटेगरी में आता है। ओके, जब भी वो ब्लू को रेड कर देता है लिटमस को। तो इसका आंसर क्या हो जाए, बाकी ये जितने भी है वॉशिंग सोडा, लाइम वाटर, बेकिंग सोडा, ये तीनों जो है, ये फर्स्ट तीनों दे रखे हैं, ये सभी एसिड के कैटेगरी में आती हैं। और एसिड क्या कहता है, रेड को ब्लू कर देता है। एसिड करता है रेड से ब्लू, और बेस क्या करता है, ब्लू से रेड कर देता है। ओके, तो विनेगर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेस। ओके, बेस होता है। और एसिड और बेस में मान लो ये हमारी पीएच स्केल है, हाइड्रोजन यहाँ पे इसके इधर जितने भी होंगे, यानी 1 से लेकर के 7 तक जितने भी होते हैं, 1 to 7 ये सभी एसिड होते हैं, और 7 to 14 तक क्या होते हैं, ये सभी बेस होते हैं। ओके, ये आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 48 करता है, कैलामाइन इज अ मिनरल हुज केमिकल फार्मूला। जो कैलामाइन एक मिनरल है, उसका केमिकल फार्मूला क्या है, तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। ओके, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। इसमें कुछ क्रैकिंग, स्मेल्टिंग, हाइड्रोजनेशन, वल्कनाइजेशन, इसमें कुछ प्रोसेस दे रखा है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो मटेरियल होते हैं उनको बाहर निकालते हैं। और वहाँ पे जैसे रबर, पेट्रोलियम, कॉपर, एडिबल फैट, ये किसमें यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसे क्रैकिंग है उसका यूज़ हम करते हैं पेट्रोलियम को निकालने के लिए, और जो स्मेल्टिंग है उसका यूज़ करते हैं हम कॉपर को निकालने के लिए। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, जिससे हम एडिबल फैट तैयार करते हैं। और वल्कनाइजेशन में क्या होता है, वल्कनाइजेशन में रबर के थ्रू हम वल्कनाइजेशन में जो रबर के गुणों दोष को हम अलग करते हैं और उसको मजबूत बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं आज का। इसमें दे रखा है ऑन रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर विल बी। अगर किसी भी हम जो गैस है उसका हम जो रिड्यूस कर रहे हैं वॉल्यूम, फिक्स्ड मास है उसका, और उसका हम वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या होगा, तो प्रेशर विल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर है और उसके वॉल्यूम को हम फिक्स्ड मास पे कम कर रहे हैं, तो उसका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन अनचेंज, और फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका जो प्रेशर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये किसके अनुसार है, बॉयल के नियम के अनुसार। ओके, यदि तापमान पर गैस के एक निम्न निश्चित द्रव्यमान के लिए दाब आयतन अगर व्युत्क्रमानुपाती यानी उसके रेसिप्रोकल होता है, तो आयतन कम करते हैं तो उसका, यानी जब उसका वॉल्यूम कम करते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ता है। ओके, आयतन कम करते हैं यानी वॉल्यूम कम करते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ता है। वेरी सिंपल। अब इसको एक मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप एक नली लीजिएगा, कोई पतली सी नली हो, उसमें हम लिक्विड भरते हैं। ओके, और तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रेशर ज़्यादा जाता है। जैसे पानी ले लिया आपने और उसकी जो वो पतली नली से हम लेते हैं, जैसे उसके आगे नोजल लगा दिया तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यही इस क्वेश्चन में बोला है। ओके, और यही अगर हम उसकी जगह अगर उसका वॉल्यूम यानी जो नली है जिसके अंदर हम पानी ले रहे हैं, अगर उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसको प्रेशर क्या होगा, कम होगा। सिंपल सा है। ओके, सो इसको आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, 50 क्वेश्चन, बाकी कल करेंगे 50 क्वेश्चन। ओके, सो आज के लिए थैंक यू। और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।